तो आज तारीख है 24 जनवरी और आज जैसा कि हम लोग संडे और मंडे दोनों दिन का न्यूज़पेपर में जितनी भी ऐसी न्यूज़ है जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो सब कवर करते हैं। तो अगर संडे के न्यूज़पेपर की बात करें तो द हिंदू के फ्रंट पेज पे एक तो जो मुंबई हाई राइज में आग लग गई है उसमें 6 लोग मर गए उसकी न्यूज़ है। एक है 500 लोगों के साथ में जो चुनाव रैली मीटिंग्स वगैरह उनको अलाउ कर दिया गया है। और अभी भी चुनाव रैलियां तो नहीं होंगी लेकिन हाँ मीटिंग्स वगैरह अलाउ कर दी हैं। और क्योंकि ओमिक्रॉन केसेस घटने लगे हैं हम लोग देखते हैं। एक न्यूज़ आई है जो जर्मनी की नेवी के बारे में आई है कि जर्मनी नेवी चीफ है उन्होंने रिजाइन दे दिया है। चाइना चाइना वगैरह के बारे में कुछ खिलाफ में बोल गए थे, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे मुद्दे हो गए वहाँ पे। एक न्यूज़ आई है जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं उन लोगों ने कहा है कि हाँ जो 370 से हटाई गई थी वो गलत तरीके से हटाई गई, उस सब को लेकर उनका वक्तव्य आया है। और एक गुरुग्राम की न्यूज़ आई है। तो बेसिकली फ्रंट पेज पे कहा जाना तो कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो एग्जाम के लिए जरूरी हो संडे में। एक न्यूज़ आई है जो पराक्रम दिवस को लेकर आई, एक ऐड जैसा आया है, ये जरूर हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है हर साल। पराक्रम दिवस क्या है? बेसिकली हम लोग जानते हैं कि पराक्रम दिवस हमारे जो अ, सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी जयंती पे मनाया जाता है। 125वीं एनिवर्सरी थी उनकी और इंडिया गेट पे उनके नाम का एक स्टैचू लगाने की भी घोषणा कर दी गई है। उसकी होलोग्राम की तो हमारे मोदी जी ने पराक्रम दिवस पे वो भी कर दी है। क्या कल हम लोगों ने देखा था एक होलोग्राम को वहाँ पे लगा भी दिया गया है अभी हाल के लिए। और एक आपदा प्रबंधन पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई है इसी दिन के लिए कि जो पराक्रम दिवस पे ही दिया जा करेगा 23 जनवरी को हर साल। और थोड़ी अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक में हुआ था। हम लोग जानते हैं जानकी नाथ वो उनके पिताजी थे और प्रभावती थी जो इनकी माता थी। 1919 में जो इंडियन सिविल सर्विसेज इन्होंने पास की थी। बाद में हम देखते हैं जो फॉरवर्ड पेपर है उसके लिए इन्होंने चीफ एडिटर का भी काम किया था। फिर स्वराज पेपर खुद का भी इन लोगों ने मतलब पत्रिका कहते थे उस टाइम पे। पेपर एक सिंगल अखबार का ही पेपर होता था, उसमें पेजेस नहीं होते थे, एक ही पेज होता था। तो इन्होंने अपना पेपर भी निकाला था बाद में। फिर ये विवेकानंद से भी प्रभावित थे। बाद में हम देखते हैं कि कांग्रेस जो डोमिनियन लेने की बात करती थी उनका इन्होंने अपोज भी किया। इन्होंने कहा कि हमें पूरी फ्रीडम चाहिए है, हमें डोमिनियन की जरूरत नहीं है, हमें इंडिपेंडेंस की बात करनी चाहिए। फिर सत्याग्रह की बात हुई। सत्याग्रह में इन्होंने गांधी का साथ नहीं दिया, इवन दो गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था 1931 में उसका भी इन्होंने अपोज किया था। फिर हम देखते हैं कि 1910 में इन्होंने नेहरू और एमएन रॉय के साथ में भी बहुत काम किया है। 1939 में त्रिपुरी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष भी बन गए थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये अध्यक्ष रहें तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। बाय द वे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी कभी दोनों में आपसी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे, विचारधारा के कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं बट एक दूसरे की पीठ पीछे वो दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते थे क्योंकि बेसिकली गांधी जी अहिंसावादी थे। और जब भी हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं वो गरम दल से आते थे। और बाद में हम लोग देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने। फिर इंडियन नेशनल आर्मी जो हम जानते हैं कि मोहन सिंह के द्वारा बनाई गई थी उसको भी हेड किया इन्होंने बाद में जाके। बाद में इन्होंने जो जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो लोग पकड़ लिए थे उनको छुड़वाया, उसको इंडियन नेशनल आर्मी में मिलाया। फिर हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है इंडिया का, बर्मा का एरिया है, उन्होंने वहाँ पे इन्होंने बहुत बहुत मतलब एकदम बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के खिलाफ बहुत तगड़े प्रोटेस्ट चलाए हैं। एक समय था कि इंटरनेशनल आर्मी में 50,000 से ज़्यादा तक लोग हो गए थे इनके अंदर में। फिर 1944 में इन्होंने बहुत सारे ट्रायल चलाए हैं। और 1945 में हम लोग जानते हैं एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें इनकी मौत हो गई थी। और अब इनके मरने पे बहुत सारी हाइपोथेसिस बनी हुई हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली माना ही जाता है कि हाँ 1945 में प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई थी। और एक बहुत फेमस वक्तव्य है इनका कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है तो हमें पता होना चाहिए किसका था। तो दैट्स ऑल सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो यही था जो हमें पराक्रम दिवस के बारे में जानना जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है केरल के बर्ड एटलस को लेकर कि केरल हमारे देश में पहला राज्य बन गया है जो बर्ड एटलस को लॉन्च कर रहा है। बेसिकली बर्ड स्कैवेंजिंग हो गई, उसके हैबिटेट्स कैसे हो गए, कहाँ कहाँ कितने बर्ड्स रहते हैं, इनको जुलाई सितंबर के बीच में और दूसरा जनवरी से मार्च के बीच में, जुलाई सितंबर 2020 और जनवरी से मार्च 2021 इनके बीच में इनकी पूरी मैपिंग की गई है। और उसके आधार पे 94 वैरायटी जो वहाँ पे पाई जाती है केरल में, 3 लाख से ज़्यादा बर्ड्स पाई जाती हैं अलग अलग वैरायटीज़ की। उनकी उन पे उन पे अलग अलग ड्रिल्स चलाई गई, एक्सरसाइज की गई, पता किया गया कि बर्ड्स कहाँ कहाँ से आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कितनी है और हमारी इंडिजीनियस बर्ड्स कितनी है। तो इन सब की पूरी एक एटलस जारी की है। और बाय द वे ये एशिया की सबसे बड़ी एटलस भी बन गई है जब हम लोग बर्ड एटलस की बात करते हैं। और केरल की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तिरुवनंतपुरम में जो इसकी हेड वो कैपिटल है और जो पिनरी विजयन है जो इसके अभी इस समय चीफ मिनिस्टर है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 9 पे आई है संडे के,
वो आई है थिकनाथ नाथ मॉन्क के बारे में। अब ये नाथ मॉन्क कौन है? ठीक ठीक नाथ मॉन्क है, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ क्योंकि वो तिब्बत में नाम है उनका। तो ये जो मॉन्क है ये बेसिकली जैन मास्टर थे एक, और ये बुद्धिज्म के जो अलग अलग स्कूल्स होते हैं बहुत सारे, उनमें से एक माइंडफुल स्कूल होता है, उसके हेड थे। तो इनका अभी हाल में मृत्यु हो गई है। इन्होंने मार्टिन लूथर किंग के साथ में भी काम किया है, हम लोग जानते हैं। 100 से ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं और बहुत सारे काम किए इन्होंने। तो दैट्स ऑल। अब अगर आज के द हिंदू की बात करें तो फ्रंट पेज पे एक तो न्यूज़ आई है कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, 3-0 से कोई क्लीन स्वेप कर दिया क्रिकेट में। एक ओमिक्रॉन के बारे में केसेस आई, वो न्यूज़ आई है कि हाँ ओमिक्रॉन की दर लगातार घटती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि उसके जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा घटा दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। देखो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग मानते हैं कि राज्यों के द्वारा टेस्ट घटा दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी जो ICMR है, केंद्र सरकार की एजेंसी है, वह बताती है कि किस राज्य में कितने टेस्ट होने चाहिए कोरोना को लेकर, और उसी के आधार पर राज्य टेस्ट करते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा ही टेस्ट घटा दिए गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा टेस्टिंग हो नहीं रही है, तो ओमिक्रॉन के केसेस घट गए हैं। तो आज तकरीबन 3 लाख कुछ केसेस आए। और एक जो सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैचू लगाया गया है उसकी भी एक फोटो आई है आज के फ्रंट पेज। तो बेसिकली अगर फ्रंट पेज की बात करें तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए हो। एक न्यूज़ आई है जो आई है नो योर कैंडिडेट ऐप के बारे में। अब देखो ये होता क्या है, हमारे जो इंडियन चुनाव इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, उसके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जो है नो योर कैंडिडेट ऐप। बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट हर आदमी जो वोट देता है उसको इस ऐप का यूज करना चाहिए। तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र से, तुम्हारे लोकसभा क्षेत्र से जो भी तुम्हारे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, इस ऐप में तुम उनकी ये देख सकते हो कि एसेट लायबिलिटीज कितनी है उनकी। चलो एसेट लायबिलिटीज तो वो लोग गलत भी बता देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। क्वालिफिकेशन कैसी है उनकी, उनके ऊपर क्राइम को लेके क्या क्या केस चले हैं और क्या क्या केस इस समय चल रहे हैं, वो पूरा डाटा नो योर कैंडिडेट ऐप पे डाल दिया गया है। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छा जरिया है। लोग कहते हैं ना कि हमें कैंडिडेट का पता कैसे पड़े, हमारे यहाँ 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं चुनाव में, पता कैसे पड़े कि किसके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं, पहले कितने केसेस चले हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो ये एक उन जरियों में से एक है जिससे आप पता लगा सकते हैं, सीधी सी बात। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। अब ये क्या है, देखो एक 216 फुट का स्टैचू है जो रामानुजा का है। बेसिकली इसको हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है और इसको ही नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। अब ये 5 फरवरी को हमारे मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। बेसिकली ये इसलिए बनाया जा रहा है कि जो रामानुजा है, पहले क्या होता था ना, एक गुरु है जिनका नाम है श्री चिन्नजयर, उनके द्वारा कहा गया था कि जो 1000वीं एनिवर्सरी है रामानुजा की, उस पे हम लोगों को एक स्टैचू लगाना चाहिए। तो ये पूरा स्टैचू बना कैसे है, एक चाइनीज कंपनी है उसके द्वारा ये स्टैचू बनाया गया है और ये गोल्ड और कॉपर से बना हुआ है। 120 किलो गोल्ड यूज किया गया है इसमें, और ये पूरा स्टैचू बनाने में तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। अब इसमें क्या पूरे रुपए सरकार ने दिए? नहीं दिए, इसमें प्राइवेट रुपए भी हैं, डोनेशन से जो लोगों ने दिए और सरकार ने भी लगाए हैं, ऐसा नहीं, दोनों की मतलब मिला के बनाया गया है। दैट्स ऑल। तो दैट्स ऑल, बस हमें पता होना चाहिए कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या है, कहाँ पे बन रहा है और कैसा है, और जब इसकी स्थापना होगी 5 फरवरी को तो इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है डिंडी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को लेकर। अब हुआ क्या, डिंडी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को लेकर जो तेलंगाना की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है और जो केंद्रीय इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, उनके बीच में गुत्थम गुत्था हो गया इस समय। हुआ क्या, देखो एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में आया था, जिसके द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई भी राज्य अपने यहाँ किसी भी प्रकार का इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसे पहले क्लियरेंस लेनी होगी, किसके द्वारा, एनजीटी से लेनी पड़ेगी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से लेनी पड़ेगी, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी लेनी पड़ेगी। तो अभी इन लोगों ने जो तेलंगाना में डिंडी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसके अंतर्गत इन लोगों ने परमिशन नहीं ली और शुरू कर दिया। तो एनजीटी ने उस प्रोजेक्ट को तुरंत ही रुकवा दिया। तो क्योंकि एनजीटी के खुद के पास में भी कोर्ट की पावर होती है, तो उसने पूरा प्रोजेक्ट रुकवा दिया है। और अब कहना क्या है, तेलंगाना के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये कहना है कि ये कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो हम बस लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं उसका प्रोजेक्ट है। लेकिन बेसिकली नाम से ही पता पड़ रहा है कि वो इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और देखो भाई है ना, प्लैंड इरिगेशन होता है हमारे देश में, हम लोग हर जगह अगर हर प्रकार की फसलें उगाने लगेंगे, इरिगेशन चाहे कहीं भी अनप्लैंड करने लगेंगे, तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा और ओवरऑल हमारी इकोलॉजी को भी नुकसान होगा जब हम लोग बात करते हैं इंडिया की। तो इसलिए ये जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 है, इसको लॉन्च किया गया था।
तो दैट्स ऑल, बस हमें पता होना चाहिए कि डेंडी लेफ्ट प्रोजेक्ट कहाँ पे है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है हमारे जो इन्वायरमेंटल इमरजेंसी है पेरू में लगा दी गई है इस समय, उसको लेकर। अब हुआ क्या है, पेरू में एनवायरमेंट इमरजेंसी क्यों लगाई गई है? हम लोग जानते हैं कुछ दिनों पहले टोंगा के पास में एक देश है, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, बहुत सारे देश हैं उससे परेशान हो गए थे। तो पेरू के पास में बहुत सारे ऑयल टैंकर्स थे जो फट गए हैं, और वो ऑयल पूरा ऐसे बॉर्डर के पास में आ गया है, और बहुत सारा मरीन लाइफ ये वो बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो तकरीबन $50 मिलियन से ज़्यादा का लॉस हो गया है, जिसके चलते वहाँ पे पेरू पे इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लॉन्च कर दी गई है। अब पेरू हम लोग जानते हैं कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। तो दैट्स ऑल। और दुनिया के सबसे लंबे देशों में से भी एक है पेरू। पेरू दुनिया का सबसे लंबा देश माना जाता है, क्योंकि साउथ अमेरिका का जब हम लोग एंडीज पर्वत देखेंगे तो ऑलमोस्ट एंडीज पर्वत के नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा पेरू लगभग फैला हुआ है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप को लेकर, कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो हमारी जो पीवी सिंधु है उन्होंने जीत लिया है। बेसिकली ये ग्रैंड प्रिक्स है जो कि लखनऊ में करवाई गई है, हर साल इंडिया में ही होती है, तो इसको इन्होंने जीत लिया है। और देखो सच बात बोले, जो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसमें ज़्यादा इंटरनेशनल लोग भाग लेते भी नहीं है, जितने भी वर्ल्ड लेवल प्लेयर्स हैं। और वो क्यों नहीं लेते? जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसकी प्राइज मनी बहुत कम है, इवन दो ये ग्रैंड प्रिक्स है फिर भी। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर को लेके। तो इनकी कल घोषणा हुई है। तो मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया है रिजवान को, जो कि पाकिस्तान के हैं, और वुमेन क्रिकेटर बनाया गया है टेनमी को, जो कि इंग्लैंड की है। तो बस हमें दोनों के नाम याद रखने हैं। ये नाम तो याद रखने ही है क्योंकि ये साल में एक बार निकलते हैं। मंथली वाले याद रखो ना रखो, इन दोनों का पता होना चाहिए कि रिजवान और टेमी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी एशिया कप को लेके। एशिया कप देखो हम लोग काफ़ी दिन से बात कर रहे थे कि फुटबॉल एशिया कप होने वाला है, इंडिया गया है वहाँ पे। वो इंडिया को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फुटबॉल एशिया कप से। अब देखो एशिया कप जो जीतता है वो फीफा में भी जाता है, लेकिन इंडिया डिस्क्वालीफाई हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ किस वजह से? हमारे पास में 13 प्लेयर्स ही नहीं है कि वो लोग वहाँ पे खेल सके। हमारे जो जितने भी प्लेयर्स गए थे ना, ज़्यादातर प्लेयर्स को वहाँ पे जाके कोरोना हो गया है। तो दैट्स बिकॉज ऑफ हम लोगों की टीम को एशिया कप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। लेकिन इसको लेके फिर हाँ हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी वहाँ पे बात कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई है नए स्पोर्ट्स एंथम को लेके। देखो एक नया एंथम है जिसका नाम है मन में है मैदान। इस एंथम को लॉन्च किया जा रहा है, और इसकी जो फेस रहेंगे इस एंथम के, तो हमारे जो इस बार जिन लोगों ने ओलंपिक में मेडल जीता है वो सब लोग इसके फेस रहेंगे। तो इसको आज लॉन्च किया जाएगा हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिया में। तो जब लॉन्च होता है तब देखते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है पॉपुलेशन के बारे में, कि जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है हमारे देश की 20% वो पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा पुअर है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करते हैं तो उनकी इनकम 53% और घट गई है, ऐसा निकल के आया है। एक वो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एक सर्वे करवाया गया उसमें। और ऑल इंडिया एवरेज की बात करें तो 8.4% बढ़ी है, जबकि इंडिया के एवरेज की बात करते हैं। लेकिन ये एवरेज हम लोग भी जानते हैं कि ये एवरेज में सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो अमीरों की बढ़ी है। तो एवरेज के हिसाब से, तो अगर ओवरऑल डाटा के हिसाब से देखते हैं, जो पुअर लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास है उनकी इनकम घटी है, लेकिन अपर मिडिल क्लास और जो रिच लोग हैं उन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ी है अपर क्लास की। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड को लेके। तो हम जानते हैं ये हर साल दिया जाता है, और इस साल गुजरात इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को दिया गया है। इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, और इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इस बार विनोद शर्मा को दिया गया है। बाय द वे ये पिछले 4 साल के इस बार इकट्ठे दिए गए हैं, 2022 के, 21 के, 20 के, 19 के। लेकिन 19, 20, 21 के हमें याद रखने जरूरी नहीं है, हमें बस 22 के याद रखने हैं। तो गुजरात इंस्टीट्यूट और विनोद शर्मा, बस इन दोनों के नाम याद रखने हैं। इन लोगों को मिला है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ये अबाइड विथ मी के बारे में। अबाइड विथ मी क्या है? अबाइड विथ मी एक गाना था जो एक स्कॉटिश पर्सन ने लिखा था, और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था हमारे यहाँ। जैसे प्रेसिडेंशियल सेरेमनीज वगैरह होती थी उनमें भी हम लोग यूज़ करते थे, बहुत सारे हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं उनमें भी हम लोग यूज़ करते थे। तो 1950 में हम लोग ये अमर जवान ज्योति के पास में भी यूज़ करते थे हर साल, जब वहाँ पर हम देखते हैं प्रेसिडेंट वगैरह जाते थे, प्राइम मिनिस्टर जाते थे अपनी सांत्वना देने। तो अबाइड विथ मी गाने को वहाँ से अब हटा दिया गया है, और अब जो ए मेरे वतन के लोगों गाना है उसको वहाँ पे इम्पोज कर दिया गया कि हाँ अब अवॉइड विथ मी की जगह जब वॉर मेमोरियल पे अब जो कुछ भी हुआ करेगा वहाँ पे ए मेरे वतन के लोगों गाया जाया करेगा। मतलब गाया क्या, बैंड के द्वारा बजाया जाता है, सीधी सी बात है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है एक बोट के बारे में।
होता क्या है, एक नॉर्डिक जो रीजन्स होते हैं, बेसिकली जो डेनमार्क है, उन्होंने 11th सेंचुरी में, जब दुनिया कुछ जानती भी नहीं थी, तब वो लोग वहां पे बोट बना रहे थे, ठीक है। तो एक बोट है जिसका नाम है नॉर्डिक क्लिंकर, वो 11th सेंचुरी की बोट है, अभी तक बची हुई है। तो उसको यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया है। और बस हमें पता होना चाहिए कि हेरिटेज लिस्ट क्या है, कि जितने भी ऐसे हैं कि हमारी पौराणिक विरासतें हैं, जिनका कल्चरल कोई महत्व है, जिनका हिस्टोरिकल महत्व है, उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया जाता है। अभी तक बात करें तो तकरीबन 154 ऐसी हेरिटेज चीज़ें या साइट्स हैं जिनको यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में डाला गया है। भारत में तकरीबन 40 है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे इटली है, जिसके पास में 58 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वही है आज के बारे में, कि आज 24 जनवरी है, और आज हम लोग जानते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, जो बेसिकली 2008 से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा मनाना शुरू किया गया था, जिससे जो लड़कियां होती हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाना शुरू करे। लोग उनको मार देते हैं, ये सब मारे नहीं, इन सब के प्रति। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। बेसिकली T20 वर्ल्ड कप की डेट घोषित हो गई है, तो 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 के बीच में ये वर्ल्ड कप चलेगा। और पहला मैच इंडिया का पाकिस्तान के साथ में रख दिया गया है रोमांच को बढ़ाने के लिए, और ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और T20 वर्ल्ड कप की हम लोग बात करें तो 2007 से इसको खेलना शुरू किया गया था। शाकिब अल हसन है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में आज तक सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, वो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। और जो जयवर्धने है, महिला जयवर्धने हैं, श्रीलंका के प्लेयर, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट को लेके। जम्मू कश्मीर की जो रायसी डिस्ट्रिक्ट है, उसको मिल्क विलेज घोषित कर दिया गया है। अब ये क्यों किया गया है कि वहाँ के लोग ज़्यादातर, जितना ऑलमोस्ट जितनी पॉपुलेशन है उसमें 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन मिल्क का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो दैट्स वाई उसको मिल्क डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। और हम लोग बात करें मिल्क की थोड़ी, तो देखो 1950 से पहले इंडिया डिपेंडेंट रहता था दूसरे देशों के ऊपर मिल्क के लिए। हम लोग मिल्क इंपोर्ट करवाते थे। 1965 के आते आते हम लोगों ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था। फिर 1970 में हम लोगों ने ऑपरेशन फ्लड चलाया है, जिसके बाद में हम लोग देखते हैं वर्गीज कुरियन आए जिन्होंने अमूल बनाई है। अमूल इंडिया के अगर इतिहास की बात करते हैं तो हमारे यहाँ मिल्क, दूध की क्रांति या श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन लाने के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी था, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेक होल्डर्स थे, वो लोग साथ में आए, उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसने इंडिया की मिल्क की जितनी भी समस्या थी वो पूरी कर दी थी एक बार में। और हम जानते हैं 1991 के आते आते फिर हम लोग सोचो 1950 में जहां हम एक समय इंपोर्ट करवाते थे दूध, 1991 में हम लोग टॉप प्रोड्यूसर हो गए थे 55.6 मिलियन टन के साथ में। और आज की अगर बात करें तो 2021 में भी हम लोगों ने 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया है, जिसमें हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया है। और देश में क्या, दुनिया में हम लोग नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, हुआ ये है जापान के बारे में, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एक डाटा है जिसमें जापान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा बताई गई है। 81.1 ईयर्स है जापान के एक एवरेज मैन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इवन तो हम जानते भी हैं कि जब सबसे ज़्यादा जीने वाली जो महिला भी है वो इस समय जापान में ही है, शायद 117 साल कुछ की है वो। देखो यहाँ मैटर ये नहीं करता कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो इंडिया की भी तकरीबन हम लोग देखते हैं 70.8 है, लेकिन जापान के लोग जितना भी जीते हैं वो हेल्दी जीते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो कैसा खाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी एक्सरसाइज वगैरह। वो लोग योगा वगैरह भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। बेसिकली वो लोग, हम देखते हैं कि उतना ज़्यादा मीट का कंजप्शन, रेड मीट का कंजप्शन तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जापान में 5% लोग हैं जो रेड मीट का कंजप्शन करते हैं, वो भी बहुत कम, कभी कभी करते हैं। तो रेड मीट का कंजप्शन नहीं है वहाँ पे। लोगों की लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, लोग सैलड्स वगैरह खाते हैं, और बहुत ज़्यादा ओवरऑल लाइफस्टाइल में हम लोग देखते हैं कि स्पोर्ट्स की बात कर लें, हम लोग देखते हैं कि जिमिंग की बात कर लें, हम लोग देखते हैं फिट रहने की बात कर लें, ये उनकी लाइफस्टाइल में इंटैग है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और इंडिया की बात करें तो हम लोग जानते हैं 70.8% है। लेकिन देखो अब जापान और इंडिया में अंतर क्या है। जापान के लोग 80 साल जीते हैं, इंडिया के लोग भी एवरेज 70 साल जी रहे हैं, लेकिन इंडिया के 50% से ज़्यादा लोग 50 साल से ऊपर होने के बाद में बीमार पड़ने लगते हैं, अलग अलग बीमारियां पकड़ लेती हैं उनको। लेकिन जापान के लोग 80 साल तक जीते हैं, मात्र 10% ऐसे लोग हैं जिनको 70 साल के बाद बीमारियां पकड़ती हैं, तो वो लोग एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। तो दैट्स ऑल। और ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 73.8 है, इंडिया का तो ग्लोबल एवरेज से भी कम है देखा जाए तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में। तो एंजाइटी जो वर्ड है उसको ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो बस एक छोटी न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है ये,
वो आई है स्पेशल डिपॉजिट स्कीम को लेके कि एसबीआई ने एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत क्या होता था, अब तुम दूसरे बैंकों में भी जाके जब हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं, मतलब ऐसे सीधे काउंटर पे डिपॉजिट करते हैं, तो अगर तुम्हें एसबीआई या किसी भी बैंक में डिपॉजिट करना होता था तो तुम उसी बैंक की ब्रांच में जाते थे। अब क्या होगा, नॉट इवन कैश डिपॉजिट, इवन दो अगर तुम्हें कैश निकालना भी है तो एक ओटीपी मिला करेगा और तुम दूसरी बैंकों से एसबीआई के खाते का भी कैश निकाल सकोगे। तो ऐसी सुविधा एसबीआई जल्दी ही लॉन्च करने जा रहा है, और देखा जाए ये हो जाए तो बहुत अच्छा है कि एसबीआई की फिर मतलब पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी हर एक जगह तक। तो दैट्स ऑल। अगर आज की न्यूज़ तो इतनी थी। अब यहाँ पे एक एडिटोरियल आया है, वो आया है शार्क के बारे में, SAARC। अब शार्क क्या है? शार्क हम लोग जानते हैं एक संस्था है, 1985 में इसको बनाया गया था और 36 साल हो गए इसको शार्क को, इसलिए इस पे एडिटोरियल लिखा गया है। शार्क ने 36 साल में क्या किया, हम देखते हैं फूड सिक्योरिटी में बहुत काम किया, शार्क ने एनर्जी कॉर्पोरेशन में बहुत अच्छा काम किया है, हम लोगों ने आपस में काम किया। शार्क इंडिया और इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबका ग्रुप है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, ये 8 देश हैं और इंडिया भी उसमें है बेसिकली। तो ये 8 देश हैं, इन देशों को मिला के ये ग्रुप बनता है। और इंडिया के लिए ये स्ट्रेटेजिक और भी ज़्यादा महत्व वाला हो जाता है, क्योंकि इसमें इंडिया के सारे पड़ोसी देश हैं जो या तो इंडिया के साथ में स्टेट मतलब रोड से बॉर्डर बनाते हैं या इंडिया के साथ में वाटर बॉर्डर्स बनाते हैं। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि 3% जो वर्ल्ड एरिया है वो इन्हीं देशों के पास में है और 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्हीं देश के पास में है। और हम जानते हैं कि 9 ऑब्जर्वर भी हैं शार्क के वायदा में। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने रशिया से लेके इटली से लेके यूएसए तक सबको ऑब्जर्वर भी बना कर रखा है, जो शार्क में जो भी होता है, बेसिकली शार्क में जो भी होता है वो लोग देखते भी हैं। लास्ट हम लोग बात करें तो लास्ट जो इसका शिखर सम्मेलन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो 2016 में हुआ था। 2016 से इसके शिखर सम्मेलन हुए ही नहीं है। 2016 के बाद में उरी अटैक हो गया था। उरी अटैक के बाद में स्थितियां बिगड़ती चली गई और हम लोग, सीधी सी बात है कि हम लोगों के साथ में आपसी भाईचारा वैसा नहीं रहा कि शार्क सम्मेलन आगे किया जा सके, क्योंकि इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये उन टॉप कंट्रीज में से हैं जो शार्क सम्मेलन के प्रतिनिधित्व करते हैं। इंडिया जैसा बड़ा देश निकल जाता है तो शार्क में कुछ बचता नहीं है। तो अभी जो 19वां शिखर सम्मेलन है इस्लामाबाद में होने वाला है। इंडिया के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इंडिया जाएगा ही नहीं। तो इंडिया ने तो बेसिकली अब जो इस्लामाबाद में शिखर सम्मेलन है 19वां, उसमें जाने से मना कर दिया है। और जब इंडिया नहीं जाएगा तो फोर श्योर और भी बहुत से देश नहीं जाएंगे। तो इस शिखर सम्मेलन को जहां तक रद्द कर दिया जाएगा 1-2 दिन बाद, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इस्लामाबाद में हो रहा था, ये भी एक कारण है पाकिस्तान में। तो देखो, आज सारे देशों की ये जिम्मेदारी बनती है कि शार्क को जिंदा रखें। अगर हम लोग चाहते हैं कि साउथ एशिया में हम लोगों के एक शांति बनी रहे, जो बॉर्डर टेंशन है इंडिया की और देशों के साथ में बन रही है वो ना बने, तो इंडिया की भी यह जवाबदारी बनती है कि इंडिया खुद से आगे आए, खुद से आगे आके इस शांति को स्थापित करे इन सारे देशों के बीच में। क्योंकि आज जिस हिसाब से बॉर्डर टेंशन बढ़ती जा रही हैं, शार्क जैसी ऐसी महत्व की क्या कहते हैं संस्थानें जो हम लोगों ने बनाई थी और जिन्होंने एक समय पे बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की भलाई के लिए भी काम किया है, देशों की भलाई के लिए भी काम किया है, लेकिन ये काम हम लोग देखते हैं कि समय के साथ में शिथिल होते जा रहे हैं। इनको हमें एक्टिव रखना पड़ेगा, इवन दो चाहे हम अपने इंडिजीनियस लैंड की बात करें, चाहे हम अपने आसपास की बात करें, क्योंकि एक देश तब तक शांत नहीं रह सकता, एक देश में तब तक शांति और डेवलपमेंट नहीं रह सकती जब तक आस पड़ोस के देश उस शांति में नहीं है, जब तक आस पड़ोसों के देशों से उसके टेंशंस नहीं है। ओवरऑल इस एडिटोरियल में यही कहा गया था कि शार्क को हमें फिर से जिंदा करने की जरूरत है, और ये जिंदा करने के लिए सबसे पहली पहल अगर कोई कर सकता है तो वो इंडिया और पाकिस्तान कर सकते हैं। इन दोनों को आगे आने की जरूरत है, इन दोनों को अपने संबंधों में फिर से मिठास लाने की जरूरत है, जिससे इस पूरी स्थितियों को सुलझाया जा सके और शार्क को फिर से जिंदा किया जा सके। क्योंकि ये वो ग्रुप्स हैं जो हम लोगों की एक कलेक्टिव पावर को बनाए रखते हैं और ग्लोबल लेवल पे एक पावर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। वरना अगर हम लोग आपस में ही टूट जाएंगे तो पावर बैलेंस बहुत हद तक, जब हम लोग साउथ एशिया की बात करते हैं, शिफ्ट हो जाता है चाइना की तरफ। ये अगर नहीं हम लोग चाहते हैं तो शार्क जैसे इंस्टीट्यूशंस को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आज भारत और पाकिस्तान पे है, जो कि उन्हें करना चाहिए। तो दैट्स ऑल, यही था इस एडिटोरियल में। और अगर आज की बात करें 24 और 23 जनवरी की, तो यही कारण था जो हमें किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।